अब हम आते हैं अगले बिंदु पर। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यदि हम बात करें, लोकतंत्र को व्यावहारिक रूप देने के लिए विश्व में सामान्यतः दो तरह की व्यवस्था है। दो तरह की व्यवस्था से लोकतांत्रिक सरकार चलाई जा सकती है। एक तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था, दूसरा संसदात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसा कि अमेरिका में है, जहां राष्ट्रपति मुखिया है। राष्ट्रपति, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहां राष्ट्रपति मुखिया है। भारत में प्रधानमंत्री है मुखिया। संसदात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली जहां प्रधानमंत्री एक तरीके से मुखिया रहता है। आप कहते होंगे, सोचेंगे कि भारत में तो राष्ट्रपति मुखिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भारत का संविधान कुछ ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति को मुखिया तो बनाया गया है, लेकिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं या जिसे कहा जाता है कि कानूनी रूप से वो राष्ट्र का मुखिया है, लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्र का मुखिया है। हम इस पे आगे और पढ़ेंगे, पर अभी आपकी जो शंका है उसका निराकरण यही करना चाहूँगा, ये कह के कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति के हाथ में वास्तविक ताकत होती है, सत्ता होती है, जैसा अमेरिका। जबकि संसदात्मक प्रणाली में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और सारी सत्ता, सारी शक्ति, सारे अधिकार उसके हाथ में होते हैं, जनता की चुनी हुई सरकार के हाथ में होते हैं, संसद के माध्यम से। अध्यक्षात्मक प्रणाली की एक खासियत है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका, उसका काल जो है निश्चित होता है। कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, और वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अब व्यवस्थापिका क्या है? संसद, जिसे अमेरिका में सेनेट कहते हैं या अपर हाउस, लोअर हाउस भी कहते हैं, उसके प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। ये होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली। इसके ठीक उल्टा संसदात्मक प्रणाली की बात करें जो भारत में है, तो उसमें कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आता है, प्रधानमंत्री आते हैं। यद्यपि इनमें सबसे ज़्यादा ताकत सत्ता होती है, लेकिन ये उत्तरदायी है किसके प्रति? व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति। और संसद किनसे मिलकर बनती है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, अर्थात वे जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति उत्तरदायी रहती है कार्यपालिका। ये अंतर है दोनों में। दूसरा अंतर, जैसा मैंने कहा, कार्यपालिका अध्यक्षात्मक प्रणाली में उसका कार्यकाल निश्चित होता है, यहाँ पर कार्यपालिका का काल निश्चित नहीं है। इसके मायने ये नहीं कि मंत्रिपरिषद एक बार निर्मित हुई तो वो अनंत काल तक वही मंत्रिपरिषद है, नहीं। इसका अर्थ ये कि अधिकतम काल उसका 5 वर्ष का हो सकता है, बस। कितनी भी सक्षम, कितनी भी अच्छी मंत्रिमंडल हो, उसका अधिकतम काल 5 वर्ष। और यदि संसद का बहुमत चाहे तो उस मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, हटा सकता है और नया मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकता है उसी संसद के अंदर से। इसलिए संसदात्मक प्रणाली में ये कहा जाता है कि कार्यपालिका का काल निश्चित नहीं होता, पर अधिकतम 5 वर्ष एक बार में। हाँ, 5 वर्ष के बाद जनता चाहे तो इन्हीं सांसदों को फिर से चुन सकती है और ये सांसद उसी मंत्रिमंडल को फिर से सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन वो 5 वर्ष के बाद चुनाव होने पर ही, जनता की सहमति मिलने पर ही। भारत का केंद्रीय परिषद जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति लोकप्रिय, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जहां अमेरिका में
अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहीं भारत और इंग्लैंड में संसदात्मक प्रणाली है। संसदात्मक, जहां भारत में राष्ट्रपति केवल एक टिट्युलर हेड है कानून की नज़र में, वहीं इंग्लैंड में वहाँ की जो राज्याध्यक्ष हैं, जो अभी तक क्वीन थी और अब किंग हैं, वो भी टिट्युलर हेड हैं। वास्तविक सत्ता तो वहाँ भी प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो और उनका मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार है। अब सवाल ये आता है कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों चुनी? इसका उत्तर क्या होगा? बहुत बड़ा कारण था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के जो अंतिम 60, 80, 70, 80 वर्ष थे, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के दल के रूप में। उसने अपने पूरे आंदोलन के काल में सतत रूप से लोकतंत्र की पैरवी की थी, इसलिए स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद वो लोकतंत्र ही लागू करेगी। दूसरा कारण था, अंग्रेज भारत में शासन तो कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के अपने देश में, इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और इसलिए भारत में भी भारतीयों के दबाव में धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अख्तियार किया जा रहा था। जैसा कि मैंने बताया, 1919 का मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 का चुनाव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ, वास्तव में एक सही तरीके का चुनाव हम इसे कह सकते हैं 1935 का, जिसमें भारतीयों ने अच्छी बड़ी संख्या में भाग लिया। तो ये अनुभव था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारे पास अनुभव हो गया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना हमारी ऐतिहासिक व्यवस्था भी थी। पूरी दुनिया की चिंता को दरकिनार कर, दुनिया के उदाहरणों को दरकिनार कर लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें अपनाना है, इसमें कोई दो मत हमारे संविधान सभा के सदस्यों में नहीं था। सभी इस बात में एक मत थे कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही शासन यहाँ लाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अध्यक्षात्मक बनाम संसदात्मक में हमने संसदात्मक क्यों चुना? इसका उत्तर भी अब तक आपको मिल गया होगा। पहला मैंने दिया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान से ही यही व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो चुकी थी और भारतीयों को इसका एक तरीके से अनुभव हो गया था, ज्ञान हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड में भी संसदात्मक व्यवस्था थी। हम काफ़ी कुछ उससे परिचित हो चुके थे। पहली बात तो ये। दूसरा, हमने संसदात्मक क्यों अपनाया? क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली की तुलना में संसदात्मक प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक है, इसमें कोई दो मत नहीं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अर्थात सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद जो है जनता की बनी हुई है। इसलिए कार्यपालिका का तानाशाही रवैया अख्तियार करना लगभग नगण्य है। इसमें कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद के तानाशाही होने की संभावना बहुत कम रहती है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें सुनिश्चित रहती है। इसी कारण, और इसका कारण क्या है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद जब चाहे तो मंत्रिपरिषद को बदल सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकता है। अधिकतम उनका कार्यकाल निश्चित है 5 वर्ष अधिकतम। इन दो कारणों से, बल्कि 3 कारण जो मैंने बताया, हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था न चुन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था की संसदात्मक प्रणाली को अपनाया। इन दोनों प्रणालियों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया और ये समझने की कोशिश की कि भारत ने लोकतंत्र क्यों अपनाया और इसके बाद लोकतंत्र में संसदात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई। थोड़ा ये भी जान लें
कि दोनों में समानता क्या है। सबसे बड़ी समानता दोनों व्यवस्थाओं में कि दोनों में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई तो यह है कि दोनों प्रणालियों का संचालन राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं। बिल्कुल सही बात। संसदीय प्रणाली इसमें एक कदम और आगे। इसमें तो बिना राजनीतिक दलों के सरकार का ही निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है कि सरकार किसी एक दल की बनती है। सरकार उसी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिला हो। लोकतंत्र में एक से अधिक दलों को राजनीतिक प्रक्रिया में अनुमति मिलना जरूरी है। एक से ज़्यादा दलों को, ये एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूर्व में मैंने बताया आपको कि ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ तथाकथित लोकतंत्र के नाम पर केवल एक दल है। एक दल के आधार पर लोकतंत्र संभव हो ही नहीं सकता। दोनों विरोधाभासी हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं। यदि किसी देश में एक ही दल को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिली है तो उसे सच्चा लोकतंत्र तो कहा ही नहीं जा सकता। वे कहलाएंगे सूडो डेमोक्रेटिक, PSEUDO, सूडो डेमोक्रेटिक। आज की बात करें वैश्विक स्तर पर तो चीन जो है वहाँ एक दलीय लोकतंत्र है। कहने को लोकतंत्र पर एक ही दल, कम्युनिस्ट पार्टी। अमेरिका और ब्रिटेन का मैंने बात की, वहाँ दो दल हैं, द्विदलीय प्रणाली। और भारत बहुदलीय। और बहुदलीय मतलब 50-60 से भी ज़्यादा दल हैं भारत में। आप यदि सूची बनाने बैठें, अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर दलों के नाम लिखने बैठें तो कम से कम 50 दल आपके जेहन में होंगे। इतने दलों के क्या मायने हैं भारत के लोकतंत्र में, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये रही बात भारत में संसदात्मक प्रणाली को अपनाने की। अब हम आते हैं थोड़ा फिर से इतिहास की ओर। 26 नवंबर 1949 ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए संविधान की पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। स्वीकृति का हस्ताक्षर और अंगीकृत करने का हस्ताक्षर। तारीख याद रखेंगे, 26 नवंबर 49। और उस दिन उन्होंने घोषणा की कि 26 जनवरी 50 को अमल में लाया जाएगा। और 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी? इसके लिए आपको 26 जनवरी 1930 के उस घटनाक्रम को समझना होगा, याद करना होगा, जहां रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराते हुए कांग्रेस के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में ये घोषणा की कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। और 26 जनवरी 50 को संविधान को लागू करने पर भारत पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए 26 जनवरी 50 की तारीख तय की गई भारत के गणतंत्र बनने की। अब इस काल में जब भारत का संविधान बन रहा था, 1946 से जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1946 दिसंबर में सच्चिदानंद सिन्हा प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का। और उसके 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू दलीय स्थिति बनाम लोकतंत्र, इसको समझने के बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा संविधान के इतिहास पर। अंग्रेज 1944-45 में ही घोषित कर चुके थे कि वो भारत छोड़ेंगे। और उसके परिप्रेक्ष्य में 1946
में भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है, इस उद्देश्य से कि वह भावी संविधान एक स्वतंत्र भारत का बनाएगी और लागू करेगी। संविधान निर्माताओं में सभी लोग भारत के ही थे। 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक श्री सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में होती है, जो प्रो टेम स्पीकर बने। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं और संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं। आने वाले जो 111 दिन की जो उसकी बैठकें हुई, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 2 दिन बाद ही संविधान सभा के पटल पर संविधान सभा के उद्देश्यों को रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण होता है और उन उद्देश्यों में स्पष्ट करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों से क्या अपेक्षाएं हैं जनता की, और उसे हमें पूरा करने में एकजुट होना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया संविधान सभा की चलती है और 26 नवंबर 1949 को बहुत सारे बदलावों के बाद, अमेंडमेंट के बाद संविधान का प्रारूप तैयार होता है, उसकी पुस्तक तैयार होती है और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने उसे लेखनी का रूप दिया भारत के संविधान को, पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस पर हस्ताक्षर करते हुए इस संविधान को देश के लिए अंगीकृत करने की स्वीकृति देते हैं। ये घटना है 26 नवंबर 1949 को। अर्थात ये मान लिया जाता है कि ये संविधान भारत में लागू होगा और ये तय होता है कि ये संविधान 26 जनवरी 50 से लागू होता है, अर्थात 2 महीने बाद। सवाल ये आता है कि 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी गई? उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के किनारे अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में होता है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार आधिकारिक स्तर पर मंच से घोषणा करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का और कांग्रेस का ये लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। अर्थात पूर्व में जो हम स्वराज की मांग कर रहे थे, अब हम नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1950 को जैसे ही ये संविधान लागू होगा, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी और 26 जनवरी 1930 की याद में 26 जनवरी तारीख तय की गई थी संविधान को लागू करने की, अमल में लाने की। इस दौरान जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी और संविधान निर्माता न केवल संविधान बनाने में व्यस्त थे, बल्कि देश का शासन भी चला रहे थे, एक अंतरिम सरकार का निर्माण होता है। अंतरिम सरकार दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उन लोगों से मिलकर बनी थी जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दखल रखते थे, पैठ रखते थे, अनुभवी थे और उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का उपयोग देश के हित में हो सके, इसे मद्देनजर रख के अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रहती है। अब ये अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी नहीं गई थी, अर्थात मतदान से नहीं चुनी गई थी। इसलिए तय किया गया कि सबसे पहले अब हमें चुनाव आयोग का गठन करना है। 24 जनवरी 1950 को
संविधान की पुस्तक पर सभी संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। उसी दिन देश के प्रतीक चिन्हों को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है और 25 जनवरी को चुनाव आयोग के गठन की घोषणा होती है, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं श्री सुकुमार सेन। याद रखेंगे, श्री सुकुमार सेन। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम इसलिए है कि उनके ये पहले अध्यक्ष थे। इनके द्वारा देश के चुनाव आयोग और लोकतंत्र की दिशा को तय किए जाने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। भारत का इतना विशाल क्षेत्र, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, भारत की इतनी विशाल जनसंख्या और वह भी 85% अशिक्षित, उनके माध्यम से निष्पक्ष चुनाव कराना उस काल में जब किसी तरह का संचार माध्यम जो सक्षम हो वो उपलब्ध नहीं था। नेट सुविधा नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उस तरह की नहीं थी, टेलीफोन आदि की सुविधा भी नहीं थी। विशेषकर बस पोस्ट ऑफिस की सुविधा थी, जिसमें पोस्ट से डाकिये चिट्ठियाँ या दस्तावेज पहुंचाते थे तो 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वतंत्र चुनाव कराना बहुत बड़ा काम था। इसकी परेशानी की वजह कुछ और भी थी। इन परेशानियों के अलावा, जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी वजह थी कि पहला चुनाव होने के नाते चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना, कितने बड़े चुनाव क्षेत्र से, उसमें कितनी जनसंख्या वाले और कौन लोग इस चुनाव क्षेत्र से इस चुनाव क्षेत्र के मतदाता होंगे, ये तय करना बहुत कठिन काम था। क्योंकि जब चुनाव क्षेत्र तय किया जाता है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बहुलता, उस क्षेत्र की जनसंख्या, भाषाई दिक्कत, और चूंकि रियासतें थी उस समय तक, पक्के राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए उनके विभाजन की समस्या बहुत महती थी। तो सीमांकन की समस्या। अगली समस्या जो एक और थी वह थी मतदाता सूची की। उनके नाम शामिल करने की सुनिश्चितता होना, जो 21 वर्ष से ऊपर की आयु के थे, ये एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतने बड़े देश में कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर व्यक्ति का नाम इस मतदाता सूची में हो। और तीसरी जो दिक्कत थी, मतदान का तरीका क्या हो। वैसा ही जैसा आपकी कक्षा के बारे में मैंने जिक्र किया, हाथ उठा के पूरी भीड़ को एक जगह इकट्ठा करके, या क्या तरीका हो, बहुत से तरीके होते हैं। वर्तमान में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव करवाते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो 2004-05 में आई। उसके पहले कैसे, इस समस्या को लेकर भी तत्कालीन चुनाव आयोग चिंतित था, परेशान था, लेकिन चुनौती को स्वीकार किया। आपको ये फख्र होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने बहुत सुगमता से, बड़ी सूझबूझ से ये चुनाव संपन्न कराया। पहला चुनाव जो 1950 में नहीं हुआ, संविधान के लागू होने के बाद नहीं हुआ, बल्कि 1951 में। और सच कहा जाए तो 1951-1952, क्योंकि यह जो चुनाव था, पहला लोकसभा चुनाव, उसे लगभग 6 माह लग गए। मतदान, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान और उसके बाद मतगणना पूरे देश की करने में उसे 6 माह लग गए, जो आज 6 दिन में हो जाते हैं। तो 1951-52 का चुनाव पहला आम चुनाव कहलाता है। इसे बड़ी सूझबूझ से संपन्न किया और पूरी दुनिया ने
इस मामले में भारत का लोहा माना। आखिर चुनाव आयोग की सफलता बहुत महम इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत के लोकतंत्र पे वैसे ही बहुत से प्रश्न थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने की समझ को लेकर भी बहुत से प्रश्न थे, शंकाएं थी, ये सब निर्मूल साबित हुई। तो अब हम उस चुनाव आयोग के गठन के बारे में थोड़ा जानें, जिसने बखूबी अपनी भूमिका निभाई 1952 के चुनाव में, जिसे अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सुकुमार सेन जिसके पहले अध्यक्ष थे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा भी है कि चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। लोकतंत्र में चुनाव होना महत्वपूर्ण नहीं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुए ये जरूरी नहीं है, ये अहम नहीं है। अहम है किस तरह से चुनाव हुए, अर्थात कितने निष्पक्ष हुए। चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं, चुनाव व्यवस्था को देखने वाले, संचालित करने वाले जो विभिन्न अधिकारीगण हैं, विभिन्न जो सिस्टम है, वो कितनी निष्पक्षता से, कितनी ईमानदारी से अपना कार्य करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी पर तो जनता का विश्वास निर्भर करता है। कहने में कोई दो मत नहीं कि जिस तरीके से 1951-52 के चुनाव हुए, उसके परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग ने जनता का भरपूर विश्वास पाने में सफलता पाई। यदि निर्वाचन व्यवस्था में आम जनता का विश्वास नहीं रहेगा, तो यदि आपको लगता है कि अधिकतर लोगों ने इस सदस्य को वोट दिया है, इस कैंडिडेट को वोट दिया है, लेकिन जीता कोई और, तो आप उस चुनाव व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और अगली बार चुनाव में भाग नहीं लेंगे। परिणाम क्या होगा कि यदि आपका विश्वास चुनाव आयोग पर नहीं हो, तो लोकतंत्र का जो आधार है वही खत्म हो जाएगा। जब आपको विश्वास नहीं है तो आप इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, और जब जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो ऐसी स्थिति में जो लोग चुन के आएंगे वे लोग वास्तव में लोक प्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं हैं। भारत के संविधान निर्माता लोकतंत्र की निष्पक्ष चुनाव की महत्ता से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य काम राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदस्यों का चुनाव और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव करवाना। तो इलेक्शन कमीशन की महत्ता क्या है, कितना सेंसिटिव ये विभाग है, ये आपने समझा। किनका ये चुनाव करता है, ये भी आपने समझ लिया। तीसरा, ये आयोग संवैधानिक आयोग है, अर्थात संविधान के द्वारा गठित है। इसके निर्माण के बारे में हमारे संविधान में ही विस्तार से बता दिया गया है, और इसीलिए संवैधानिक आयोग है। क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव करते हुए निर्वाचन का काम करता है, इसीलिए इसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, अर्थात इलेक्शन कमीशन। इसकी संरचना कैसी है? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, इतने में चुनाव आयोग के संपूर्ण व्यवस्था का जिक्र है संविधान में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण, इस पर प्रकाश डाला गया है। और अगला बिंदु, हर राज्य के लिए अलग अलग राज्य चुनाव आयोग नहीं है, और इसीलिए क्या है,
इसीलिए पूरा जो देश है वो एकात्मकता के बंधन में है, क्योंकि एक ही चुनाव आयोग है, कोई क्षेत्रीय चुनाव आयोग नहीं है। अर्थात यदि छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है तो छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है। इस राज्य के विधानसभा का चुनाव भी दिल्ली स्थित एक ही चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग करता है जो चाहे महाराष्ट्र के चुनाव करे, राष्ट्रपति के कराए या तमिलनाडु के कराए। इस परिणाम क्या? एकात्मकता को बढ़ावा, देश की एकजुटता को बढ़ावा। आखिर अब आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रीय चुनाव आयोग क्यों नहीं है। चुनाव आयोग के गठन को लेकर 342(2) अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, अन्य याद रखेंगे, संख्या नहीं दी हुई है, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति किनके द्वारा? संसद, किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा इनका नामजदगी होती है। अर्थात संसद तय करती है, एक विधि रहती है, एक तरीका है, उसमें अध्यक्ष चुना जाएगा या निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर और सदस्य। कितने सदस्य ये स्पष्ट नहीं है, और इनके नाम पर हस्ताक्षर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन संसद से उसका अनुमोदन पहले होता है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो दिल्ली में बैठा है, उसी की सिफारिश पर क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, और क्षेत्रीय आयुक्त जो है वो सीधा चुनाव आयुक्त के मातहत, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त के मातहत आते हैं। अगला बिंदु इसके गठन को लेकर, जैसे सदस्यों की संख्या सुनिश्चित नहीं है, ऐसे ही इनकी पात्रता सुनिश्चित नहीं है, योग्यता सुनिश्चित नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है कि कितना पढ़ा होना चाहिए या क्या अनुभव होना चाहिए या क्या कुछ भी। हाँ, उम्र का जरूर इसमें जिक्र है, और वह है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। अभी तक जितने भी निर्वाचन आयुक्त बने हैं, ये देखा गया है परंपरा के अनुसार कि ये लोग वे लोग थे जो किसी दल से जुड़े नहीं थे। ये सौभाग्य की बात है कि दलगत राजनीति से उठकर सरकारों ने या संसद ने चुनाव आयुक्त तय किया। सामान्यतः ये लोग बहुत ऊंचे ओहदे पर कार्यरत या कार्यमुक्त अधिकारी होते हैं। इनके वेतन भत्ते संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, और सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ये रहता है। और इनकी नियुक्ति के बाद इनके वेतन, कार्यकाल और अन्य शर्तों में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे उनका अहित हो। अर्थात एक बार उनका वेतन तय हो गया, कार्यकाल तय हो गया, सेवा शर्तें तय हो गई, जिसे पर्क्स कहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा जिससे इनका नुकसान हो। आखिर ये क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि कभी कोई चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्त सरकार के पक्ष में कार्य न करे, तो सरकार या संसद, जहां सरकार का बहुमत है, वो ऐसा निर्णय न ले जिससे कि उसकी तनख्वाह में गिरावट दिखा दे या सुविधाओं में गिरावट दिखा दे। इस पर लगाम लगाने के लिए स्पष्ट किया गया है कि एक बार सब निर्धारित होने पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। इनका जो वेतन है, इसका संबंध बजट से होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और वह है चुनाव आयोग के सदस्यों को, कमिश्नर्स को, आयुक्त को पद से हटाने वाला मामला, अर्थात उसे पदच्युत करने वाला मामला। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल्पना करिए एक स्थिति जब सरकार
चुनाव आयोग के सदस्यों पर दबाव बनाती है किसी एक चुनाव में किसी सदस्य को जिताने के लिए, और चाहती है कि कुछ तिकड़म से येन केन प्रकारेण ये सदस्य चुनाव जीते। अब चुनाव आयोग के सामने दो रास्ते हैं, या तो सरकार के दबाव में आकर साम दाम दंड भेद के बल पर किसी एक व्यक्ति को चुनाव में जितवा दे और ऐसा करते हुए जनता का विश्वास खो दे, लोकतंत्र पे चोट पहुंचे और लोकतंत्र खतरे में हो जाए। और सरकार इसकी एवज में, इस फेवर की एवज में चुनाव आयोग के सदस्य को पुरस्कृत भी कर सकती है किसी अन्य रूप में। एक दूसरा या तो चुनाव, और दूसरा रास्ता यह है कि चुनाव आयोग का सदस्य सरकार के दबाव में ना आए। ऐसी स्थिति में सरकार कई हथकंडे अपना सकती है और यहाँ पर साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए वह चुनाव आयोग के उस सदस्य को पद से हटा सकती है जो उसके लिए कार्य नहीं कर रहा हो। ऐसी स्थिति न आए जिसमें चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे या चुनाव आयोग पर अकारण ही दबाव बने, ऐसी स्थिति न आने देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधान किए हैं। संविधान में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक बार उसको कार्यकाल दिया गया है तो उसके पहले उसे कार्य मुक्त नहीं किया जा सकता। सामान्य स्थितियों में दिए गए कार्यकाल के पूर्व उसे मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है किसी को हटाने की, पद से हटाने की। इसमें महाभियोग का प्रस्ताव किसी को लाना होता है संसद में। संसद के दोनों सदस्य अलग अलग स्पष्ट बहुमत से एवं दोनों सदनों की उपस्थिति में और मतदान करने पर 2/3 सदस्यों का अनुमोदन हो तो इसे हटाया जा सकता है। बात समझने की कोशिश करें। पहली बात तो संसद में प्रस्ताव आना चाहिए। यदि प्रस्ताव आता है तो जो लोकसभा में बहुमत से पारित हो ये प्रस्ताव, राज्यसभा में बहुमत से पारित हो ये प्रस्ताव, उसके बाद दोनों सदन एक साथ बैठेंगे और फिर वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पारित हो, तभी चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी प्रावधान तो है पर जटिल। आखिर प्रावधान क्यों है? आखिर उसका कारण बड़ा सरल है। कल को खुदा न खास्ता ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बन जाए जो कुछ गलत कार्य कर बैठे, चाहे चरित्र पर उसके सवाल उठे, चाहे उसकी आदतों पर सवाल उठे, तो ऐसी स्थिति में देश पर धब्बा ना हो तो इसलिए संसद को अधिकार दिया गया है कि उसे हटा सकता है। लेकिन संसद से अधिकार का दुरुपयोग ना करे इसलिए इसको जटिल किया गया है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, ये बात जो है महाभियोग की, ये केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ही लागू होती है। अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो क्षेत्रीय आयुक्त हैं इनको पद से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का अनुमोदन आवश्यक है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही निर्वाचन आयोग से जुड़े सभी अधिकारियों का सर्वे सर्वा है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक बार नियुक्त होता है तो इस बात के लिए निश्चिंत है कि उस पर किसी भी तरह का दबाव कोई नहीं डाल सकता। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली बात जो समझने की वो ये है कि चुनाव आयोग के संबंध में सदस्यों की संख्या का निर्धारण हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं किया था। बहुत लंबे समय तक विवाद चला कि एक सदस्य हो या बहुसदस्यीय हो आदि आदि। लेकिन 1989 तक केवल एक सदस्य रहा
1989 तक किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई, लेकिन अक्टूबर 1989 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चुनाव के पहले मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त 2 और नियुक्त करके चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। आखिर राजीव गांधी को एक सदस्यीय आयोग को 3 सदस्यीय बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके इतिहास पे हम यहाँ नहीं जाते, इसके लिए आप अपने स्रोतों से अध्ययन कर लें। लेकिन ये जान लें कि कुछ राजनीतिक कारणों से अक्टूबर 89 में संविधान में किसी तरह का उल्लेख न होने का फायदा लेते हुए राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 और आयुक्त नियुक्त किए और इस प्रकार इस आयोग को, जो अभी तक एक सदस्यीय था, उसे बहुसदस्यीय बना दिया। 1992 तक चुनाव आयोग हमेशा एक सदस्यीय रहा, 3 माह केवल 3 सदस्यीय रहा राजीव गांधी के काल में। उसके बाद 92 तक एक सदस्यीय, लेकिन 93 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है 1993 से। और इन सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में 3 सदस्यीय आयोग में जो बहुमत होगा उसका निर्णय मान्य माना जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय अंतिम नहीं। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में 2 सदस्य किसी एक बात पर यदि सहमत हैं तो उनका निर्णय मान्य माना जाएगा, भले ही उन 2 सदस्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त न हो तो भी। एक तरीके से सबको समान अधिकार दे दिए गए। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब बदलावों के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी तत्कालीन संदर्भ में देख के आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके लिए कहीं और आपको अध्ययन करना होगा।